आप सभी इससे जानते होंगे, इससे वाकिफ़ होंगे कि इससे पहले भी हमने बात की है, क्लासेस में हमने पढ़ा है। तो आप देखना कि सोवियत संघ के विघटन, आप जानो कि सोवियत संघ जो था उसके विघटन हुआ था। उस विघटन के क्या कारण थे वो हम सब जानते हैं। उसी पर इसमें हमें चर्चा करनी है। दूसरा कारण क्या था कि शॉक थेरेपी क्या थी और इसके क्या परिणाम निकले, और क्या सबसे पहले तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि शॉक थेरेपी थी क्या और इसके परिणाम क्या हुए। परिणाम पर भी हमने बहुत सारी चर्चा की है। शॉक थेरेपी थी, मिखाइल गोर्बाचेव के बारे में हमने बात की थी, आपको याद होगा। उसी तरह हमने इसके कुछ परिणाम निकले थे, उस पर आपको डिटेल के साथ चर्चा करनी है। अगर आप इस पर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो जहाँ तक मुझे लगता है कि अभी 3 पोर्शन बनाना है, जिसमें से एक पोर्शन ये है। उसके बाद है शीत युद्ध का दौरान भारत और सोवियत संघ के वर्णन कीजिए। जब शीत युद्ध चल रहा था तो उस समय में भारत और सोवियत संघ के बीच में क्या संबंध थे, इस पर हमने चर्चा करनी है। हम जानते हैं कि भारत उस समय में आज़ाद हुआ था और आज़ाद होने के बाद उसकी क्या पॉलिसी थी, इस पर भी हमने चर्चा की है। आगे जब हम देखेंगे तो उसमें भारत का झुकाव जो था सोवियत संघ की ओर था। तो शीत युद्ध के दौरान भारत के क्या पॉलिसीज़ थी उसके संबंध में हम उस पर चर्चा करेंगे। दूसरी चीज़ जब हम आते हैं तो हम अगला क्वेश्चन की तरफ जाएंगे तो देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसी 2 पर विस्तार से लिखना है। 4-5 चीज़ें दी गई, इन सब पर हमने चर्चा की। जब हम लिखेंगे तो हमें 2-3 चीज़ें ध्यान में रखनी है। क्या लिखनी है? नंबर 1 कि ब्रिक्स के बारे में लिखेंगे तो उसकी स्थापना कब हुई। दूसरा कि स्थापना के समय सदस्य कितने थे। तीसरा कि उद्देश्य क्या था। थोड़ी सी इस स्क्रीन में कोई प्रॉब्लम आ रही, इन सब पर आपको चर्चा करनी है, ठीक है। आगे आते हैं तो हम देखेंगे कि सार्क है, उसी तरह सार्क की स्थापना कब हुई, सार्क के सदस्य देश कौन से थे, सार्क का उद्देश्य क्या था। उसी तरह आसियान है, आसियान के स्थापित सदस्य कौन से थे, आसियान के समय में उसके सदस्य कितने थे, उद्देश्य क्या था, क्या वो अपने उद्देश्य को पा सका है या नहीं पा सका है। फिर उसके बाद जब हम देखेंगे तो हमारे पास यूरोपियन यूनियन, सेम चीज़ें, स्थापना कब हुई, स्थापना के समय सदस्य कितने थे, उद्देश्य क्या था। यूरोपियन यूनियन के बारे में आपको ख्याल रखना है कि स्थापना के समय में एक ये आर्थिक संगठन था, हमने पढ़ाई क्लास में इसके बारे में, और फिर बाद में ये चेंज हुआ और राजनीतिक संगठन के तौर पे विकसित हो गया, तो उस पर हमने चर्चा करनी है। आगे हम देखेंगे कि एक आर्थिक समुदाय के रूप में बनने वाले, देखो अभी मैंने बात की थी ना यूरोपियन यूनियन की, एक आर्थिक समुदाय बना था वो यूरोपियन यूनियन के आर्थिक समुदाय के रूप में बने यूरोपियन यूनियन के को हम किस प्रकार वो एक राजनैतिक संगठन के रूप में बदल जाता है। सवाल क्या, देखो 3 चीज़ें एक ही सवाल में है कि एक आर्थिक समुदाय के रूप में बने यूरोपीय संघ किस प्रकार से एक राजनीतिक संगठन के रूप ले लेता है। आगे हम बढ़ते हैं कि आज की चीनी अर्थव्यवस्था को नियंत्रित अर्थव्यवस्था से किस प्रकार भिन्न माना जाता है। सवाल क्या है कि आज के चीनी अर्थव्यवस्था को किस प्रकार एक नियंत्रित अर्थव्यवस्था से अलग माना जाता है। अलग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप ध्यान में रखेंगे कि चीनी अर्थव्यवस्था अलग है किस प्रकार। आगे आते हैं तो निम्नलिखित में से किसी 3 पर चर्चा करने, यूनेस्को, यूनिसेफ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसको IMF भी बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ILO, अंतर्राष्ट्रीय लेबर संघ, इन सब में से किसी 3 पर। मेरे ख्याल से आप वही पॉइंट जो ऊपर हमने देखा था कि इसकी स्थापना कब हुई, स्थापना के समय कितने सदस्य थे,
इसका मुख्यालय कहाँ है, इसकी भाषा कौन सी होती है, देश क्या है, और ये अपने उद्देश्य को पा सका या नहीं, कि ये सारे के बारे में हम देखेंगे। यूनेस्को, यूनिसेफ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। आगे बढ़ते हैं कि सुरक्षा परिषद की कार्यप्रणाली में सुधार लाने के लिए अस्थायी, ध्यान देंगे आप कि फिर वो कहा जा रहा है कि सुरक्षा परिषद प्रणाली, शायद गलती से लिख दिया था मैंने, कि कार्यप्रणाली में सुधार लाने के लिए नए अस्थायी तथा अस्थायी सदस्यों के लिए प्रस्तावित किए गए 4 प्रस्ताव क्या क्या हैं, कौन कौन से मापदंड हैं जिसके आधार पर सुरक्षा परिषद में चेंजेस आने चाहिए, उसके अस्थायी सदस्यों में कौन से मापदंड होने चाहिए, अस्थायी सदस्यों में कौन कौन से मापदंड होने चाहिए, इन पर हमने चर्चा करनी है। आगे हम देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए। ये भी इम्पॉर्टेंट है, आ सकता है इस बार, कि संयुक्त राष्ट्र संघ को प्रभावशाली बनाने के लिए नए कदम या क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं, इस पर हमें विस्तार से चर्चा करनी है। आगे है कि भारत को की सुरक्षा परिषद की सदस्यता के बारे में तर्क दीजिए, कि बहुत सारे देश कहते हैं कि भारत को सुरक्षा परिषद मिलना चाहिए, भारत भी कहता है, तो क्या तर्क है, क्योंकि सुरक्षा परिषद में अस्थायी तो भारत है, कई बार बना है, 2 साल के लिए जो बनते हैं, तो अस्थायी सदस्य के लिए क्या शर्त है, और उसके तर्क, कुछ देश उसका विरोध भी कर रहे हैं, तो विरोध वाले क्या तर्क दे रहे हैं, इस पर हमने चर्चा करनी है। तो अभी कुछ इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन हैं, हम 3 पोर्शन बनाएंगे, जिसका एक पोर्शन ये है। आगे हम अगले जल्दी दूसरा पोर्शन लेकर आज ही शाम में आते हैं। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही, हम अगली बार अगली क्लास के लिए अगले क्वेश्चन के लिए मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।